नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। कल अपने इस प्रोग्राम में हमने लुधियाना के एक ट्रिपल मर्डर के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने आपको यह बताया था कि पिछले बुधवार को एक लोकेलिटी में 3 बुजुर्ग लोगों की हत्या हो गई थी, जिसमें पति पत्नी और जो पति हैं यानी जो गृह स्वामी हैं उनकी बुजुर्ग मां, ये 3 लोग थे जिनकी हत्या हो गई थी। और उस मामले को लुधियाना पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही थी। कल तक इस मामले की तफ्तीश में जो क्लूज पुलिस को मिले थे, यानी जो सुराग पुलिस के हाथ लगे थे, हमने उसके बारे में भी चर्चा की थी, आपको बताया था और आप सबसे गुजारिश की थी कि आप लोग बताएं कि कातिल कौन हो सकता है। तो आप लोगों में से बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट करके अपनी राय जाहिर की और ये बताया कि किलर कौन हो सकता है। उनमें से कुछ लोगों की राय सही है और कुछ की गलत। आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम में, इस एपिसोड में उस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा बताएंगे और यह बताएंगे कि कातिल कौन था और क्यों उसने इन 3 लोगों की हत्या की। क्योंकि लुधियाना पुलिस ने भी इस मामले को सक्सेसफुली क्रैक कर लिया है, सुलझा लिया है और जो गुनहगार है उसे गिरफ्तार कर लिया है। क्या है ये कहानी, ये आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक और मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताना चाहते हैं और ये घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कोतवाली पुलिस स्टेशन है और इसी कोतवाली पुलिस स्टेशन के लालपुरिया गांव से 11 जून को एक फोन कॉल पुलिस स्टेशन में आता है। फोन करने वाला शख्स जो है वो पुलिस को यह बताता है कि वो लालपुरिया गांव से बोल रहा है और गांव के पास ही एक बरसाती नाले में एक कंकाल पड़ा हुआ है जिसे कुत्ते नोच कर खा रहे हैं और वो मानव कंकाल है, इंसानी स्केलेटन है। तो पुलिस को जब ये खबर मिलती है तो पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंचती है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब कोई मर्डर का केस हो। अदरवाइज इंसान अपने सगे संबंधियों की लाश का अंतिम संस्कार तो कर ही देता है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो पुलिस देखती है कि वाकई कुत्ते एक कंकाल को नोच कर खा रहे हैं। जो भी उसमें मामूली मांस बचा हो वो सब कुत्ते नोच रहे हैं। और वहां मौके पर पुलिस को एक महिला का सैंडल और उसके कुछ कपड़े और लंबे बाल, ये सारी चीज़ें वहाँ पड़ी हुई मिलती हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये जो कंकाल है वो किसी लड़की का या किसी महिला का है। पुलिस उन तमाम चीज़ों को रिकवर करती है, बरामद करती है। कपड़े, सैंडल और जो बाल हैं उसे अपने पास सुरक्षित रखती हैं। बाकी जो कंकाल है उसे पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भिजवा देती है आगे, ताकि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो और कत्ल के तौर तरीके का पता चले। साथ ही पुलिस इस कोशिश में लगती है, प्लान करती है कि वो किसी भी तरह से इस मामले को सुलझाएगी और ये कोशिश करेगी कि मरने वाली महिला या लड़की जो भी है वो कौन है, सबसे पहले उसके बारे में पता लगाए। अभी पुलिस थाने में आकर समझ लीजिए थोड़ा सुस्ता रही होती है पुलिस की टीम, या सांस ले रही होती है। तब तक एक दंपत्ति उस थाने में पहुंचता है और ये दंपत्ति जो है ये कोतवाली पुलिस स्टेशन के ही दलेलपुरा गांव से वहां आया है। और दलेलपुरा गांव से आने वाले हजारी लाल तंवर और कलाबाई ये बताते हैं कि वो अपनी बेटी की मौत के मामले में कुछ जानकारी पता करने के लिए आए हैं। पुलिस वाले थोड़ा हैरान होते हैं, बोलते हैं बेटी की मौत, कैसी मौत, क्या मामला है बताइए। तो उनका ये कहना था कि उन्होंने ये सुना है कि पास में जो लालपुरिया गांव है उसके पास वाले एक नाले में किसी लड़की का कंकाल मिला है जिसे कुत्ते नोच कर खा रहे थे और उनकी बेटी चूंकि गायब है तो वो बहुत फिक्रमंद है और वो ये जानना चाहते हैं कि कहीं दुर्भाग्य से वो कंकाल उन्हीं की बेटी का तो नहीं है। इस तरह का सवाल पुलिस से पूछने के लिए आप समझिए कि किसी माँ बाप को अपना दिल कितना कड़ा करना पड़ा होगा, कितनी मुश्किल हालात में उन्होंने ये सवाल पुलिस वालों से पूछा होगा। खैर, वो सच्चाई जानना चाहते थे। पुलिस ने उनसे कहा कि ठीक है, आप 2 मिनट रुकिए, हम आपको कुछ कपड़े जो हमें वहाँ मौके से मिले हैं, एक सैंडल मिला है, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं, आप देखकर पहचानने की कोशिश कीजिए कि क्या ये आप ही की बेटी के हैं या नहीं। अब पुलिस जब ये चीज़ें, जब बिलोंगिंग्स जो है वो इस दंपत्ति को, हजारीलाल तंवर और कलाबाई को दिखाती है, तो ये दोनों जो है वो बुरी तरह से रोने लग जाते हैं। और आप समझ सकते हैं रोने की वजह क्या है। असल में वो देखते ही पहचान लेते हैं कि ये कपड़े, ये सैंडल उन्हीं की बेटी के हैं। और अब दोनों को यकीन हो जाता है कि उनकी जो बेटी पिछले कुछ दिनों से गायब थी, गुमशुदा थी, ये कंकाल उन्हीं की बेटी का रहा होगा, तभी ये कपड़े और सैंडल वहां मौके से बरामद हुए। पुलिस अब इन लोगों से ये पूछती है कि अच्छा, अगर ये आपकी बेटी है तो आपने अपनी बेटी के गायब होने के बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई? क्यों इस मामले में आप लोगों ने इतनी ढिलाई से काम लिया, इतनी लापरवाही बरती? तो हजारी लाल का यह कहना था कि चूंकि उनकी बेटी 4 जून को
घर से निकली थी और उन्हें यह शक है कि वो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ चली गई थी, तो वो समाज के भय से या लोक लाज के डर से, जो इंग्लिश में जिसे कहते हैं सोशल टैबू या स्टिग्मा, उस स्टिग्मा की वजह से उनका कहना था कि उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई। अब इस तरह की चीज़ें हमारे समाज में कोई बहुत नई और चौंकाने वाली बात नहीं है। खासकर ग्रामीण परिवेश में लोग जो है वो बहुत ज़्यादा झिझकते हैं और खासकर उनको लगता है कि अगर उनकी बेटी किसी के साथ चली गई है तो ये उनके लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। खैर, ये एक अलग मसला है, नज़रिए और स्टिग्मा वाली जो बात है। लेकिन दंपति ये बात पुलिस को बताती है और पुलिस ऑब्वियसली इस बात से कन्विंस्ड भी होती है और पुलिस को लगता है कि हाँ, ये वजह रही होगी। अब पुलिस ये बताती है कि वो कंकाल और बाकी रिमेनिंग पार्ट्स जो भी बॉडी के मिले थे उसे तो वो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा चुकी है, लेकिन वो इस मामले को इंश्योर करने के लिए कि ये उनकी बेटी की ही लाश है या नहीं, वो इस माता पिता से ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं ताकि डीएनए एग्जामिनेशन करवाया जाए और ये कंफर्म कर लिया जाए कि वो कंकाल जो बरामद हुआ है वो कंकाल वाकई इन्हीं के बेटी की का कंकाल है या नहीं है। तो खैर, वो ब्लड सैंपल दे देते हैं पति पत्नी और इसके बाद पुलिस की जांच आगे चलती है। पुलिस अब उनसे ये पूछती है कि चलिए, आपकी बेटी जैसा कि आपने बताया कि घर से चली गई थी और बॉयफ्रेंड के साथ चली गई थी, ऐसा आप लोगों को लगता है, शक है, तो अब जब आपकी बेटी की लाश मिल गई है, उसकी हत्या कर दी गई है, तो आपको किस पर शक है? क्या उसी के बॉयफ्रेंड पर शक है? तो जवाब में दोनों माता पिता कहते हैं कि हाँ, शक तो उन्हें उसी के बॉयफ्रेंड पर है और उसका बॉयफ्रेंड उसी लालपुरिया गांव में जहां पर वो डेड बॉडी मिली है उसी के पास लालपुरिया गांव का रहने वाला कालू सिंह नाम का एक नौजवान है जिसकी उम्र यही कोई 25-26 साल की है। तो अगर हम इस घर वालों के बताए मुताबिक चलें या तफ्तीश को देखें तो आप समझिए कि यह मामला एक ओपन एंड शट केस है। अब पुलिस को बस ये पता लगाना है कि कालू सिंह जो है उसने क्यों इस लड़की की हत्या की। लड़की का नाम संगीता था जिसकी हत्या हुई थी। तो खैर, संगीता के साथ कालू सिंह का अफेयर था, यह भी बात तकरीबन क्लियर हो गई। अब पुलिस ने कालू सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया और बुलाने के बाद सबसे पहले तो उससे यही पूछा कि 4 जून को तुम कहां थे और खासकर देर रात को जब वो लड़की संगीता अपने घर से गायब हुई थी उस वक्त तुम कहां थे। इसने संगीता को जानने की बात तो मानी, उस बात से वो इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन उसने कहा कि वो अपने घर में सो रहा था। तो जैसा कि पहले भी कई केसेस में मैंने आप लोगों को बताया है और ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका होता है, पुलिस जो है किसी बात की तह तक जाने के लिए एक ही सवाल अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मौकों पर, अलग अलग ऑफिसर्स के जरिए जो भी सस्पेक्ट होता है उससे पूछती है। तो कालू सिंह से यह सवाल पुलिस ने एक नहीं कई बार पूछा और आपको जानकर हैरानी होगी कि जितनी बार सवाल पूछा कालू सिंह ने जवाब तो सोने वाला ही दिया, लेकिन उसके जवाब में कई सारे डिस्क्रिपेंसीज थे, यानी कई सारे विरोधाभासी बातें थी जिसे सुनकर यह लग रहा था कि शायद कालू सिंह झूठ बोल रहा है। तो कालू सिंह तो खैर रडार पर था ही, कालू सिंह झूठ बोल रहा है, पुलिस को उससे पूछताछ करने के बाद यह भी लगने लगा था। अब पुलिस ने उसके मोबाइल फोन की सीडीआर निकलवाई और जब मोबाइल फोन की सीडीआर निकलवाई तो पुलिस ने यह भी देखा कि कालू सिंह की लगातार उस लड़की के पिता से बात होती है, यानी पिता के मोबाइल फोन पर बात होती है। इस बीच पुलिस की छानबीन से यह भी पता चला कि लड़की के पास अपना कोई फोन नहीं था और लड़की चोरी छिपे अपने पिता के फोन से अपने बॉयफ्रेंड कालू सिंह से बात किया करती थी। तो ये सारी चीजें जो है वो इंडिकेट कर रही थी कि संगीता और कालू सिंह के बीच में बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप था और जिस तरह से घर वाले शक जता रहे थे कि शायद कालू सिंह ने ही उनकी बेटी को अगवा करके उसकी हत्या की है, तो पुलिस को भी अपनी तफ्तीश में ऐसा ही लग रहा था। अब पुलिस ने तय किया कि वो कालू सिंह के साथ थोड़ी सख्ती करेगी और उसे बताएगी, उसको चैलेंज करेगी कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हारी कहानी में हर बार जो है वो विरोधाभासी बातें क्यों सामने आ रही है, क्यों तुम्हारे स्टोरी में डिस्क्रिपेंसीज या झोल जिसे कहते हैं वो क्यों आ रहा है। तो खैर, पुलिस ने जब उसको कन्फ्रंट किया, उसके साथ सख्ती की, तो उसने जो है अपनी ही गर्लफ्रेंड संगीता का कत्ल करने की बात कबूल कर ली। यानी जिस एंगल पर पुलिस की तफ्तीश शुरू से चल रही थी, आखिरकार कत्ल की कहानी वही निकली और कातिल जो है वो कालू सिंह बॉयफ्रेंड ही निकला। अब सवाल यह है कि कालू सिंह ने अपनी ही गर्लफ्रेंड का कत्ल क्यों किया, वो भी तब जब गर्लफ्रेंड उसके साथ घर से निकल गई थी, उसके साथ भागी थी, तो जाहिर है उसके साथ घर भी बसाना चाहती होगी। तो कालू सिंह ने उसकी हत्या क्यों की? तो इसका जवाब कालू सिंह ने दिया। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि कालू सिंह जो है वो लालपुरिया गांव का रहने वाला था और उसके पास खेती किसानी के लिए ठीक ठाक जमीन थी। उसके खेत में काम करने के लिए आसपास के गांव से मजदूर आया करते थे और अब से कुछ महीने पहले हजारीलाल तंवर अपने बेटे और बेटी के साथ उसके गांव में उसी के खेत में काम करने के लिए आए थे मजदूर के तौर पर। हजारीलाल तंवर यानी संगीता के पिता, संगीता भी आई थी। उसी समय संगीता के साथ कालू सिंह की दोस्ती हुई और दोनों की दोस्ती जो है वो प्यार मोहब्बत में और अफेयर में
तब्दील हो गई, कन्वर्ट हो गई। इसके बाद दोनों ऑब्वियसली अलग अलग रहने लगे, लेकिन संगीता के घर वालों को यह पता चल गया था कि उनकी बेटी पड़ोस के गांव के रहने वाले कालू सिंह नाम के लड़के के साथ अफेयर में इन्वॉल्व है, अफेयर में है। तो ऑब्वियसली समाज जो है, ग्रामीण समाज, वो आसानी से ऐसी चीज़ों के लिए तैयार नहीं होता, इजाज़त नहीं देता। तो संगीता के पिता ने, हजारी लाल तंवर ने, अपनी बेटी की आनन फानन में एक और लड़के से सगाई करा दी, ताकि उसकी बेटी की शादी जो है कहीं और फिक्स हो जाए और जो लव अफेयर उसका कालू सिंह से चल रहा है वो टूट जाए, उसमें ब्रेकअप हो जाए। संगीता ने इसके बारे में अपने बॉयफ्रेंड कालू सिंह को बताया और कहा कि वो जो है उसके साथ ही रहना चाहती है, क्योंकि उसके साथ उसका रिलेशन है और दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। कालू सिंह ने उसे दिलासा दिया कि बिल्कुल मैं भी रहना चाहता हूं, थोड़ा इंतजार करो। लेकिन ये संगीता जो है जिद करने लगी कि नहीं, मुझे अभी ले चलो, वरना मेरी शादी घर वाले करा देंगे, फिर पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। तो खैर, जब वो बहुत जिद करने लगी तो 4 जून की मिडनाइट को, आधी रात को, कालू सिंह ने अपनी गर्लफ्रेंड संगीता को उसके घर से पिक कर लिया। संगीता घर से चुपचाप निकली और कालू सिंह के साथ चली गई। इसके बाद कालू सिंह ने उसे अपने ही गांव में खेतों में बनी एक झोपड़ी में रखा। 2 दिनों तक कालू सिंह और संगीता वहां रहे, लेकिन इसके बाद संगीता बार बार उससे ये कहती रही कि वो शादी करके उसे घर ले चले, इस झोपड़ी में तो गुजारा नहीं होना है और इस तरह से काम चलना भी नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता को पता चल गया तो शायद वो फिर उसे पकड़ कर ले जाएंगे। लेकिन कालू सिंह के मन में पता नहीं क्या चल रहा था, वो तुरंत शायद फैसला लेने से डर रहा था। चाहे वो जो भी बात हो, या हो सकता है कि उसकी नीयत ही खराब हो, वो इस लड़की के इमोशंस से और इस लड़की से खेल रहा हो और शादी नहीं करना चाहता हो, जो भी वजह हो, कालू सिंह जो है लगातार अपनी गर्लफ्रेंड संगीता को अवॉइड कर रहा था। उसके साथ वो वक्त गुजार रहा था, लेकिन शादी करने की बात को वो टाल रहा था, ये कहकर कि कुछ दिनों में वो शादी करेगा, अभी तुरंत नहीं करेगा। अब संगीता उसके पीछे पड़ चुकी थी, उसे लगातार जो है नैगिंग जिसे कहते हैं, उसके पीछे पड़कर बार बार उसको इंसिस्ट करना कि नहीं, शादी करो, शादी करो। तो इस तरह से जब संगीता ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू किया, तो कालू ने फिर 7 जून को शाम के वक्त एक रस्सी से उसी झोपड़े में, जिस झोपड़े में उन लोगों ने शरण ले रखी थी, संगीता की गला घोंटकर हत्या कर दी। प्यार मोहब्बत का दी एंड हो गया। मुश्किल से 3 से 4 दिनों के अंदर। जो प्यार मोहब्बत का धोखा मैं कहूँगा, वो जो कुछ महीनों से चल रहा था वो तो अलग है, लेकिन घर से भागने के 3 से 4 दिन के अंदर बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की गला घोंटकर हत्या कर दी। और इसके बाद अब कालू सिंह सोचने लगा कि वो इस लाश को कैसे ठिकाने लगाए। उसके पास कोई जरिया नहीं था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड की लाश जो है अपने कंधे पर टांगी, कंधे पर रखा और रखकर तकरीबन 1 किलोमीटर का सफर रात के अंधेरे में 4 घंटों में लाश कंधे पर लेकर उसने पूरा किया। और उसने एक सुनसान जगह पर ले जाकर वो लाश जो है, यही लालपुरिया और जो दूसरा गांव है दलेलपुरा, उसके बीच में एक सुनसान जगह पर उसने फेंक दिया। और इसके बाद वो घर आकर सो गया, बल्कि अपने उसी झोपड़ी में आकर सो गया, घर नहीं गया था। 1 दिन और गुजरा, फिर वो सोचने लगा कि वो लाश वहां पड़ी तो है, लेकिन वो सेफ नहीं है, कहीं उस लाश के बारे में लोगों को पता न चल जाए, राज कहीं ना खुल जाए कत्ल का। वो बहुत बेचैन रहा। अगले दिन रात को, यानी ये तो 7 तारीख की आपको पहले मैंने बात बताई, फिर 8 तारीख की रात को वो झोपड़ी से निकला और जहां पर उसने डेड बॉडी फेंकी थी वहां से उसने फिर लाश उठाई और फिर से उस लाश को कंधे पर टांगा और एक लंबा सफर तय करके वो वही लालपुरिया गांव के पास से गुजरने वाले एक बरसाती नाले के पास पहुंचा। उस नाले की तरफ आमतौर पर लोग आते जाते नहीं हैं, वो एक सुनसान इलाका है। उसने सोचा कि यहाँ अगर मैं लाश फेंक दूंगा तो कुत्ते जो है इस लाश को नोचकर खा लेंगे और किसी को कानो कान इसके बारे में खबर नहीं मिलेगी कि ये लाश जो है किसकी थी, क्या थी। और उसने यही सोचकर उस लाश को वहां नाले के पास फेंक भी दिया। इसके बाद 7 से लेकर 7 नहीं बल्कि 8 से लेकर 9, 10, 11 3 दिनों तक उस लाश को वाकई कुत्ते नोचते रहे और इतना नोचा कि लाश में कोई मांस बचा ही नहीं, सिर्फ कंकाल बचा और कुछ फटे हुए कपड़े, सिर के बाल और सैंडल, ऐसी चीजें बची। और उन्हीं हालात में उस लाश पर एक ग्रामीण की नजर पड़ी, जिसने फिर पुलिस को फोन करके बताया कि यहां एक कंकाल पड़ा हुआ है। इसके बाद तफ्तीश कैसे हुई, कैसे कैसे बॉयफ्रेंड गिरफ्तार हुआ, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। तो ये थी पूरी कहानी, जो जहां से शुरू हुई थी वहीं पर लाकर मैंने खत्म की। आई होप कि इस कहानी में जो मैसेज है वो बात आप लोगों को समझ में आई होगी। मेरे हिसाब से इस कहानी में मैसेज यही है कि आप किसी को भी जो है ज़रूरत से ज़्यादा इंसिस्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। और इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं जब लड़कियां जो है इस तरह के सिरफिरे आशिकों का शिकार बन जाती है। देखिए, प्यार मोहब्बत दिलों का रिश्ता तो होता है, लेकिन आप जिससे दिल लगा बैठते हैं, कई बार सामने वाला जो है आपसे उतना दिल नहीं लगाता और आप इस धोखे में रहते हैं कि वो भी आपसे उतना ही प्यार करता है।
आपको ये चीज सेंस करना बहुत जरूरी है, और ये ज्ञान नहीं है, इसे अदरवाइज मत लीजिएगा। और ये सिर्फ लड़कियों के लिए भी नहीं है, लड़कों के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अगर मान लीजिए कहीं पर आपको ये लगता है कि आपका पार्टनर जो है आपसे जी चुरा रहा है, तो एक हद तक ही उस पर प्रेशर डालिए। हद से ज्यादा प्रेशर अगर आप डालेंगे तो हो सकता है कि वो इस तरह की गलतियां करे और इस तरह की हरकत करे। ये कहकर आप ऐसा हरगिज ना समझे कि मैं ये जस्टिफाई कर रहा हूं कि कोई अगर प्रेशर डाले तो उसको मार देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग निहायत ही बेवकूफ किस्म के होते हैं, जिनको ये समझ में नहीं आता है कि इस तरह के सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। वो हत्या कर देते हैं, जान ले लेते हैं, किसी की मौत की वजह तो बनते ही हैं, खुद अपनी भी जिंदगी बर्बाद करते हैं, जेल चले जाते हैं। तो खैर ये मामला कुछ ऐसा ही था। अगर इस लड़की ने इतनी बुरी तरह से अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड कालू सिंह पर दबाव नहीं बनाया होता कि शादी कर लो, शादी कर लो, वरना मैं सबको बता दूंगी, पोल खोल दूंगी, हो सकता है ये भी कहा हो कि रेप वेप का केस कर दूंगी, तो शायद कालू सिंह ने उसकी हत्या नहीं की होती। तो खैर इस घटना में ये मैसेज है जो मुझे लगा कि मैंने जो फील किया वो मैं आप लोगों को कन्वे करूं। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि मैं जो बात कह रहा हूं इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई इंसिस्ट करे तो उसकी हत्या हो जानी चाहिए। अगर कोई इंसिस्ट करे तो आपस की समझदारी से ही उस मामले में ब्रेकअप होना चाहिए, अलगाव होना चाहिए, या फिर अगर आपने प्यार किया है या किसी को भरोसा दिया है तो आपको उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए। हत्या करने जैसी बेवकूफ़ी और गलती जो है मेरे हिसाब से कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। अब आइए, जो कहानी मैंने आप लोगों को कल सुनाई थी, जो कहानी लुधियाना की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक दंपत्ति जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा थी, और उस दंपत्ति में भी जो पति हैं उनकी बुजुर्ग माँ, जिनकी उम्र जाहिर है और बहुत ज्यादा होगी, वो बुजुर्ग महिला हैं, उन तीनों की हत्या लुधियाना के सलेम टाबरी इलाके के न्यू जनकपुर इलाके में उनके मकान के अंदर कर दी गई थी। और हत्या जो है चाकू मारकर और गला घोंट कर की गई थी। और पुलिस को उनकी लाश बंद पड़े मकान के अंदर से मिली थी। हालांकि पड़ोसियों ने मकान का ताला या दरवाजा, मैं ये कहूँ दरवाजा तोड़ दिया था क्योंकि मकान अंदर से बंद था, लेकिन पुलिस जब पहुंची तो डेड बॉडीज अंदर से रिकवर हुई। अब पुलिस इस बात पर भी हैरान थी कि बंद पड़े मकान के अंदर जो है वो कातिल कैसे घुसा, और अगर घुसा तो वो कत्ल करके निकला कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल था। और पुलिस जो है कई एंगल पर जांच कर रही थी, जिसमें पुलिस का शक जो है कुछ पड़ोसियों पर था, और जिस परिवार की हत्या हुई उस परिवार के एक दूर के रिश्तेदार पर भी था, दूर का भी नहीं बल्कि करीब के रिश्तेदार पर भी था। और इसके साथ ही चूंकि जिस परिवार में 3 लोगों की हत्या हुई, इस परिवार का एक मकान और भी है जो किराए पर है, और उसके किराएदारों से इन लोगों का, मतलब हाउस ओनर का, कुछ डिस्प्यूट हुआ था, तो किराएदारों पर भी पुलिस को शक था। तो पुलिस कई एंगल पर जांच कर रही थी, और हमने आप सबसे पूछा था कि आपको क्या लगता है कि कातिल कौन हो सकता है। आप लोगों ने उसके आंसर भी दिए हैं, कमेंट बॉक्स में लिखा है। तो आज मैं आपको बताता हूं कातिल कौन है। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो पुलिस का सबसे ज्यादा शक जो है इसी बात पर था कि एक बंद पड़े मकान के अंदर, जो अंदर से बंद हो, उस मकान के अंदर आखिर कोई कैसे दाखिल हो सकता है। तो इसका जवाब भी पुलिस को मिला। वो मकान जिस तरह से बना हुआ है, उसके आस पड़ोस के 2-3 मकान और जो है इस मकान से बिल्कुल सटे हुए हैं, और इस मकान की जो छत की ऊंचाई है, मतलब छत की जो बीच में दीवार होती है, वो दीवार कम है, कम ऊंचाई वाली है। ऐसे में कोई भी दूसरी तरफ से फांद कर इस मकान के अंदर आ सकता है, ऐसी संभावना पुलिस को उस मकान को देखकर लग रही थी। ऐसे में पुलिस का शक जो है वो आस पड़ोस के लोगों पर ही ज्यादा था। पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई और आस पड़ोस के लोगों के बारे में जानकारी जुटाई। तो पुलिस को जो है एक शख्स जो बिल्कुल पड़ोस के मकान में रहता है, वो एक ऑटो ड्राइवर है, उसके बारे में पुलिस को पता चला कि वो नशे का आदी है और थोड़ा सा जो है वो क्रिमिनल माइंडेड भी है। तो पुलिस को जब उसके बारे में पता चला तो पुलिस ने उसे इंटरसेप्ट किया, और आस पड़ोस के लोगों पर ही पुलिस को सबसे ज्यादा शक इसलिए था, उसकी वजह मैंने आपको बता ही दी, क्योंकि एंट्री जो है आस पड़ोस के लोगों के जरिए ही, आस पड़ोस के लोगों के लिए ही सबसे आसान थी। कोई बाहर का आदमी उस तरह से घर के अंदर नहीं घुस सकता था। तो खैर, जब पुलिस ने इस ऑटो ड्राइवर से, जिसका नाम रोबिन है, उसे जब हिरासत में लिया और उससे जब पूछताछ की तो उसने इस कत्ल को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। अब सवाल है कि उसने अपने पड़ोसियों की हत्या क्यों की, वो भी तब जब घर में कोई लूटपाट नहीं हुई और कोई ऐसी बड़ी रंजिश की बात जो है वो समझ में नहीं आई पुलिस को। तो रोबिन ने जो कहानी बताई पुलिस को, जो कत्ल करने की वजह बताई, वो कुछ यूं है कि रोबिन की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन रोबिन और उसकी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था। अब ये जो परिवार है, जिस परिवार की हत्या हुई, इसमें 3 लोगों की हत्या हुई थी। जो गृह स्वामी है, यानी आप कह लें कि मकान मालिक चमनलाल, उसकी बीवी सुंदर कौर, और इन दोनों की, मतलब चमनलाल की बुजुर्ग मां बचन कौर, इन 3 लोगों की हत्या हुई थी। तो ये जो सुरिंदर कौर है, चमनलाल की बीवी, ये अक्सर जो है रोबिन को ये कहा करती थी कि भाई बात क्या है, तुम्हारी शादी को इतना वक्त हो गया, तुम्हें अब तक कोई बच्चा क्यों नहीं हुआ। कई लोगों को इस तरह की आदत होती है कि वो दूसरों की
जाती जिंदगी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं टांग अड़ाते हैं। तो ये सुरिंदर कौर जो है वो जरूरत से ज्यादा रोबिन की निजी जिंदगी में टांग अड़ाया करती थी और रोबिन को ये बात नागवार गुजरती थी। वो इस बात से आप समझ लीजिए कि असहज महसूस करता था और रोबिन ये नहीं चाहता था कि सुरिंदर कौर उसे हर दूसरे दिन टोके कि अरे क्या बात है, बच्चे नहीं हो रहे। तो ये टोका करती थी और रोबिन उससे बहुत परेशान रहता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि रोबिन और उसकी बीवी जब मकान के छत पर आते थे, अपने मकान के छत पर, तो सुरिंदर कौर भी वहां आती थी और एक आध बार तो ऐसा हुआ कि उसकी बीवी के सामने भी उसने रोबिन को टोका। रोबिन को शायद अपने जिसे कहते हैं ना कि मैनहुड से रिलेटेड या अपनी पुरुषार्थ या पौरुष से रिलेटेड बात भी लगती हो। कई लोगों के इन्फ्लेटेड ईगो होते हैं, मतलब बनावटी, जिसे कहते हैं ना कि बनावटीपन भी होता है कि अरे मेरी मर्दानगी को चैलेंज करने वाली बात हो गई। तो इसको वो लगता था, रोबिन को ये लगता था। अब बुधवार को यह घटना हुई थी, लास्ट वेडनेसडे को। उस दिन हुआ ये कि लुधियाना में बारिश हो रही थी और ये जो रोबिन है वो अपने घर की छत पर बैठकर मोबाइल फोन देख रहा था, कुछ कर रहा होगा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। और इसी बीच ये जो सुरिंदर कौर है, बुजुर्ग महिला, ये अपने घर की छत पर आई बारिश देखने के लिए, बारिश के मजे लेने के लिए। और आकर अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने फिर से रोबिन से कहा कि अरे क्या बात है, तुम यहां बैठे हो, तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा। तो ये बात जो है रोबिन को इस बार बहुत ज्यादा हिट कर गई, बहुत ही ज्यादा पिंच कर गई। इसके बाद सुरिंदर कौर तो नीचे आ गई, लेकिन रोबिन जो है अपनी तैयारी के साथ आया अपने घर से, चाकू और हथौड़ा जैसी कोई चीज, भारी चीज उठाकर लाया। उसके बाद वो जो है इंतजार करता रहा। जैसे ही सुरिंदर कौर ये सब बोलकर वॉशरूम चली गई थी, वो वॉशरूम से बाहर निकली, रोबिन ने उस पर हमला कर दिया, उसकी हत्या कर दी। फिर उसके पति जो वहां पर आ गए इत्तेफाक से, फिर उसकी भी हत्या कर दी। इत्तेफाक से दोनों की हत्या करने के बाद जो बुजुर्ग महिला है बचन कौर, उसके पति चमनलाल की मां, जब वो वहां पर पहुंची तो राज न खुल जाए इस इरादे से उसने चमन कौर की भी हत्या कर दी। और इस तरह से चंद मिनटों के अंदर रोबिन ने एक एक करके 3 बुजुर्ग लोगों की हत्या की और फिर उसी छत के रास्ते से अपने घर चला गया। जाने से पहले उसने जो है घर का गैस सिलेंडर ऑन करके छोड़ दिया था और घर में एक अगरबत्ती भी जला दी थी कि धीरे धीरे ही सही गैस लीक होगी और गैस लीक होने के बाद अगरबत्ती के संपर्क में आने से घर में आग लग जाएगी और फिर यह हत्याएं जो है वो लोगों को एक्सीडेंट लगेंगी। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ नहीं और गैस जो है वो लीक तो हुई, लेकिन लीक होकर खिड़की दरवाजे से बाहर निकल गई और आग नहीं लगी। अगले दिन सुबह यानी गुरुवार की सुबह 10 बजे इस 3 कत्ल का राज तब खुला जब उस मकान में रोज जो दूध वाला दूध लेकर आता था, उसने जब दरवाजे की घंटी बजाई और अंदर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर उसने जो है आस पड़ोस के लोगों को बताया, उसे पूरा मामला संदेहास्पद लगा। फिर यह कत्ल का मामला खुला जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। तो खैर ये थी कहानी और इस कहानी में मेरे हिसाब से मैसेज यही है कि जरूरत से ज्यादा किसी के प्राइवेट या पर्सनल लाइफ में अपने आप को एनफोर्स करना, इन्वॉल्व करने की कोशिश करना कई बार कितना खतरनाक, कितना घातक साबित होता है।